दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 2.5 आखर प्रेम का, लेकिन 3 आखर आतंक की बात इस पर होगी। लेकिन पहले 3 खबरें। अगले 3 ओलंपिक के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, यानी 2020, 2024, 2028 ओलंपिक में जो टीम जाएगी उसके लिए टास्क फोर्स अभी से तैयारी शुरू कर देगी। और इन सब के बीच बंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया, हाजी अली दरगाह में अब महिलाएं जा सकती हैं, तो बोर्ड भी हटाया गया। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज एक टिप्पणी की कि हम तो खुद किसी फैसले के जरिए राम राज्य ला नहीं सकते। हम कोई भी फैसला करें, चाहे वो अतिक्रमण हटाने का हो या किसी भी मुद्दे से जुड़ा, लेकिन राम राज्य तो आखिर हमारे फैसले भर से नहीं आएगा। बहुतेरे सवाल इन सब के बीच, लेकिन जिक्र हमने किया है 3 आखर आतंक का, तो इसके मतलब और मायने क्या हैं? आइए इसे समझने के लिए हम पहली बार उस स्थिति में लेकर आते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर आतंक या कहें बंदूक के साए में लोग जिंदगी जी रहे हैं, तो असर सबसे ज्यादा कहां, किस रूप में और क्यों पड़ा है? एक तरफ पेरिस, दूसरी तरफ कश्मीर। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक है पेरिस। और दुनिया में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला इलाका कश्मीर। दुनिया की फैशन और ग्लैमर की राजधानी पेरिस हर मौसम में अपनी छटा की खूबसूरती तले प्रकृति को रिझाता कश्मीर। संगीत, थिएटर, शिक्षा का केंद्र पेरिस। बर्फ से ढके पहाड़ तले चिनार गुलमोहर के बीच सूफी संगीत की धुन सुनने की बेचैनी पैदा करने वाला कश्मीर। लेकिन पेरिस के थिएटर में हुए इस आतंकी हमले ने न सिर्फ पेरिस और फ्रांस को बल्कि दुनिया भर में बिखरे पड़े पेरिस प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। ये हमला आईएस का था। और कश्मीर में हिंसा की इन तस्वीरों ने आजादी के नारों की गूंज के बीच सेना से टकराते युवा कश्मीरियों के हंगामे ने घाटी को ही ठहरा दिया। तो दुनिया के 2 सबसे आकर्षक इलाकों की पहचान लिए पेरिस और कश्मीर आज बंदूक के साए में है। आतंक के खौफ तले पहली बार दोनों ही जगहों पर आवाजाही ठप है। तो फिर घूमने आने वालों के भीतर पेरिस हो या कश्मीर, यहाँ की खूबसूरती पर आतंक का खौफ कहीं ज्यादा है। इसीलिए हालात इतने नाजुक हो चले हैं कि पर्यटन के जरिए जिंदगी चलाने वाले पेरिस के 5 लाख लोगों के पास आज की तारीख में कोई काम ही नहीं है। और कश्मीर के 1,20,000 लोगों के सामने रोजी रोटी के लाले हैं। दोनों ही जगहों पर आतंकवादियों की पहल ने जिंदगी जीने के उस अंतर्विरोध को उभार दिया है, जहां बंदूक का विरोध मौत है और खामोशी मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। पेरिस में सालाना 1.5 करोड़ सैलानियों की तादाद घटते घटते 20,000 पर आ पहुंची है। और कश्मीर में तो हर महीने 8,000 पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन अब एक भी नहीं। पेरिस को 750 करोड़ यूरो का नुकसान हो रहा है, तो कश्मीर को 7,000 करोड़ का चूना महज पर्यटन से ही लगा है। तो क्या आतंक का निशाना दुनिया की इकोनॉमी पर है? क्योंकि सवाल सिर्फ पेरिस या कश्मीर का नहीं, दुनिया में बढ़ते आतंक ने पहली बार 30 करोड़ लोगों के पर्यटन पर ब्रेक लगा दी है, जिससे 20 देशों के पर्यटन से होने वाली 4 लाख करोड़ डॉलर की सीधी कमाई बंद हो चली है। कहें तो इन देशों को सीधा नुकसान। और दुनिया भर में पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास काम ही नहीं है। हमले हर जगह हो रहे हैं। टर्की में आज हमला हुआ, 18 लोग मारे गए। इन सब के बीच एक तस्वीर सीरिया से भी आई। सीरिया में हवाई हमले में 15 लोग मारे गए, 11 उसमें बच्चे। बड़ा भाई मर गया तो ये 2 बच्चे इस तरीके से बिलक बिलक कर रोते हुए, और इनका ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पूरी दुनिया में एक तरह की सिरन दौड़ गई।
ये एक स्थिति है किस तरीके से आतंक अपनी जद में न सिर्फ देश को बल्कि अब लोग और उनकी जिंदगी को भी किस रूप में ले रहा है। ये सारी तस्वीर कहीं ना कहीं अब डराती भी है। लेकिन मसला इतना बड़ा नहीं। मसला तो यह है कि दुनिया के तकरीबन 33 देशों पर बीते 20 बरस के दौर में कितने हमले हुए, सुसाइड अटैक, कितने लोग मारे गए, लेकिन इन सब के पीछे समझ क्या है, आइए जरा यह भी देख लें। दुनिया के देशों की यह फहरिस्त डराने वाली है, क्योंकि एक तरफ सुसाइड अटैक और दूसरी तरफ सुसाइड अटैक से मारे गए लोग। जी, दुनिया के मानचित्र पर इस कतार में 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 33 देश हैं जो सीधे आतंक के निशाने पर हैं। और बीते 20 बरस में तकरीबन 5000 सुसाइड अटैक में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और असर इसी का कि दुनिया की जिन 4 सभ्यताओं को देखने के लिए दुनिया के 10 करोड़ सैलानी हर बरस निकलते थे, उन सैलानियों की तादाद घटते घटते 1.5 करोड़ से भी कम हो चली है। सबसे ज्यादा नुकसान मिस्र को हुआ है, जहां 4 बरस पहले तक सिर्फ पिरामिड देखने ही हर बरस तकरीबन 15 करोड़ पर्यटक पहुंचते थे, जबकि बीते बरस में 2.5 करोड़ पर्यटक ही पहुंचे। 1250 करोड़ डॉलर की कमाई घटकर 250 करोड़ डॉलर पर आ गई, वह भी सिर्फ मिस्र में। यानी आतंक के साए में आती दुनिया के सामने अब फिर से वही सवाल बड़े हो रहे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त सामने आए थे। उस वक्त विकसित देशों के सामने यह संकट उभरा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े संसाधनों के जरिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें या फिर युद्ध में कूदकर हथियारों के जरिए इकोनॉमी को कहीं ज्यादा मजबूत करें। और सच यही कि युद्ध के हालात दुनिया में ना बने, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी और वीटो पावर वाले देश समेत विकसित देश ही दुनिया को हथियार बेचने निकल पड़े। और इस कतार में रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सभी हैं। और भारत दुनिया के बाजार से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा और अव्वल नंबर वाला देश है। लेकिन आतंक और आतंक के बिजनेस मॉडल के इस सच को भी समझना होगा कि अगर आतंक के साए में ग्लोबल इकोनॉमी को 4 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, तो हथियार बेचकर 20 लाख करोड़ डॉलर से कहीं ज्यादा का लाभ दुनिया के टॉप 10 हथियारों की कंपनी बना भी रही है। यानी दुनिया आतंकवाद को लेकर परेशान है, यह पूरा सच नहीं है। आतंक का बिजनेस मॉडल भी विकसित देशों को अच्छा लगता है, सच यह भी है। और शायद इसीलिए एक वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि आतंक की परिभाषा तो आप तय कीजिए, और शायद मुश्किल यही है। लेकिन इन सब के बीच जिक्र कश्मीर का आएगा तो कल यानी बीते हुए कल में देश के गृहमंत्री श्रीनगर में थे और आने वाले कल में जम्मू कश्मीर की सीएम दिल्ली में होंगी। इन दोनों के बीच घाटी। क्या यहाँ के बच्चे सड़कों पे दूध और टॉफी लेने खरीदने गए थे, तो उससे आपको ये अंदाजा होगा कि हुकूमत की सोच क्या है, हुकूमत की अफसोसनाक पॉलिसी क्या है। तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत और मलामत करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जुल्म से, तशद्दुद से, नाइंसाफियों से न तो हमारी तहरीक खत्म होगी, न हमारी आवाज को दबाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम का एक ही मुतालबा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का एक ही मुतालबा है कि हमारा जो हक खुदरादियत है वो हमें दिया जाए, यहाँ के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। ये मामला जुल्म से, तशद्दुद से, ये मामला फौजी ताकत और जबर से न तो माजी में हमारी तहरीक को दबाया जा सका है और न ही आइंदा कभी दबाया जा सकेगा। हम वो जिसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपोजिशन में थी, जब 2010 में थी, आप 2008 में थी, उस वक्त ये कह रही थी कि पत्थर उठाना इन कश्मीरी नौजवानों के पास कोई चारा नहीं है कि ये पत्थर नहीं उठाएंगे तो और क्या करे। अब के बाद इसको क्या हुआ है? जाहिर है बहुतेरे सवाल हर जहन में उठ सकते हैं, लेकिन रास्ता निकालना होगा। जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, लेकिन मसला सिर्फ आतंक और कश्मीर तक ना देखिए, देश के भीतर आइए। और देश के भीतर का मतलब शायद वह पट्टी है जिसे मध्य भारत का हिस्सा कहा जाता है, जिस पर कोई भी गर्व कर सकता है, वहां की संस्कृति, समझ, सारी चीजों में। इसीलिए हमने लिखा ढाई आखर प्रेम का। यह शब्द उन्हीं
या उन्हीं बीच से या उन्हीं धरती से निकला है, लेकिन वहां के हालात कहीं ज्यादा भयावह हैं। ये तीनों तस्वीरें बीते 24 घंटों की है, जो देश को आईना दिखाती है, बल्कि दुनिया की फहरिस्त में भारत की रईसी 7वें नंबर पर कैसे पहुंच गई, इसे भी आईना दिखाती है। जो विकास के ढोल नगाड़े लगातार देश में पीटे जाते हैं, वो कितने पोपले हैं, इसे भी आईना दिखाती है। और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हर किसी के पास घर होगा और हर आपदा के दौर में सरकार राहत पहुंचा देती है, शायद इसे भी आईना दिखा रही है। क्योंकि इन तीन तस्वीरों की वेदना उस आम आदमी की है, जिसे केंद्र में रखकर हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति साधता है। जी, इस देश में कैसे कानून अपंग हो जाता है और सिस्टम के बीच आम आदमी सिवाय एक बेबस जान के कुछ नहीं हो पाता, ये तस्वीरें उसी की बानगी है। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश के पनागर की है। गांव से शमशान घाट जाने वाली कच्ची सड़क बरसात में डूब गई, तो आवाजाही के लिए सिर्फ खेत का रास्ता बचा था। लेकिन गांव के दबंगों ने पिछड़ी जाति के लोगों को उस रास्ते से शव यात्रा तक निकालने नहीं दिया। तो फिर मृत शरीर कब तक कंधों पर ढोया जाता, तो तालाब के रास्ते शमशान घाट तक पहुंचने की स्थिति में आ गए। डेथ हमारी माताराम मंटू पटेल की माताराम करा भाई। शमशान घाट जाने में कितनी परेशानी हो रही है? सर आप खुद देख रहे सर, ये तो कमरन पानी से आए लेकर के। और ये तस्वीर तो संवेदनहीनता की वो दास्तां है जिसकी पीड़ा चमक दमक और भागदौड़ में जीने वाले शहरी समाज शायद समझ ही नहीं सकता। इस गठरी में लाश है, 76 बरस की सालामनी बारिक की लाश। बालासोर के पास ट्रेन की चपेट में आने के बाद सालामनी की मौत हो गई। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ट्रेन से बालासोर लाना था, लेकिन कोई एम्बुलेंस ही नहीं थी। शव को स्टेशन तक लाने के लिए एक ऑटो के बारे में सोचा जरूर गया, लेकिन वह भी महंगा था। तो कर्मचारियों से कहा गया कि वो पैदल ही लाश लेकर स्टेशन तक जाएं। घंटों स्ट्रेचर पर पड़े रहने के बाद लाश सख्त हो गई, लिहाजा शव को आसानी से बांधा गया। और इसके लिए कर्मचारियों ने अपने पैर से लाश के कूल्हे की हड्डी तोड़ दी और फिर गठरी में बांधकर स्टेशन तक ले गए। और ये तस्वीर देश के 8 राज्यों में आई बाढ़ से पीड़ितों की है। कहीं राहत सामग्री की लूट, कहीं छत पर ही अंतिम संस्कार के लिए मजबूर होना। सिस्टम लगता है कहीं नहीं है, और पानी ही जिंदगी, सांसें अटकी हुई और बेबस लोग सरकार की रट लगाए हैं। यहाँ का सभासद एक बार हम लोग के लिए लगे झांकने नहीं आए, पूछने नहीं आए कि हाँ यहाँ के मोहल्ले के सब जनता पब्लिक कैसे है। कैसे लोग बांटे छप्पर पर, बाकी पलानी पर बांटे। सबके घर में 2 दिन हमको खाना हो गया, बाल बच्चा सबके हमें पानी में पड़ा हुआ है। बेटा के गोड़ टूट गया, पैर माने गिर गया। बकरी छरी बाल बच्चा सब भूख उपास पड़ रहा है। हमको सके निकले के साधन है भी नहीं किया, कथी माल जल खाएगा, इतने लिए हलगामा कर रहा है लोग। लेकिन इलाकों में रह रहे 8 लाख परिवारों का सच तो यही कि ना इनका अपना घर बचा है, ना जमीन। और इन परिवारों की जमीन छत दोनों ही बाढ़ बरसात में खत्म हो चुकी है। बाढ़ ने जमीन छीन ली तो बरसात ने छत ले लिया। और ये सच उन्हीं आम आदमी का है जिसके लिए पेट भरना ही जिंदगी का आखिरी सच है और सांसें चलती रहे, इसके लिए दुआ ही इकलौती कोशिश। बाढ़ की तबाही उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6 लाख लोगों को बेघर कर चुकी है। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले की दास्तान। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा। एक तो यूपी के 6 पूर्व सीएम के पास सरकारी बंगला बरकरार रहे, इसके लिए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधेयक लाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजन्म बंगला देने को तैयार है। यानी सरकारी बंगले में कोई रहे या ना रहे, लेकिन बंगला उन्हीं के नाम रहेगा। राजनाथ सिंह यहाँ पर महीने में एक आध बार आते हैं। लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब वो कभी एक आध रात के लिए महीने में यहाँ आते हैं, तब यहाँ पर रौनक होती है और बाकी समय में यहाँ पर वैसा ही सन्नाटा छाया रहता है, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। लखनऊ के 2 नंबर माल एवेन्यू की कोठी इस वक्त आपको सूनी दिखाई दे रही है। ये कोठी है कल्याण सिंह की, राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह की। इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई मौजूद नहीं है।
आप देख सकते हैं कि पूरा बंगला एक तरह से खाली है। लखनऊ के 1 नंबर माल एवेन्यू का ये बंगला है मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव का। राम नरेश यादव 1977 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तब के बाद से लगातार ये बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास है। वो ज़्यादातर राजभवन में मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन यदा कदा कुछ महीनों में जब कभी यहाँ पर आते हैं तब अपने इस घर में रुकते हैं, लेकिन आमतौर पर उनके बेटे और बहू इस बंगले में रहते हैं। तो कोई महीने में एक बार तो कोई बरस में कभी कभार आ जाता है और सरकारी बंगले में ठहरता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी कि जनता के पैसे पर सरकारी ठाट। सबसे वीवीआईपी इलाके में पूर्व सीएम की कोठी। और ये हालात सिर्फ यूपी के नहीं है, कमोवेश हर राज्य में पूर्व सीएम के लिए बंगला मौजूद है। 28 राज्यों में 102 बंगले ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम पर अलॉट हैं। और बीते 10 बरस का अगर किराया इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 1000 करोड़ से ज्यादा का होगा। लेकिन हर राज्य में विधानसभा ने बकायदा सहमति से हर पूर्व सीएम को बंगला देने पर ठप्पा लगाया है, तो खाली करेगा कौन? यूपी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ही कहा कि 2 महीने के भीतर हर पूर्व मुख्यमंत्री बंगला खाली कर दे। और इन सब के बीच अब सोमवार यानी 29 अगस्त को सरकार विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिस पर विधानसभा का ठप्पा लगेगा और फिर आजन्म पूर्व सीएम के नाम ये बंगला हो जाएगा। यानी एक बार सीएम और जीवन भर की रिहाइश, चाहे वहां रहें या ना रहें। मसलन बिहार और राजस्थान का हाल भी देख लीजिए। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से ये बंगला तो आवंटित किया गया, लेकिन इसके साज सज्जा पर सरकार ने कोई खर्च नहीं किया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने 3 महीने के अंदर इस बंगले की सजावट करने का सरकार को आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। यही वजह है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा इस बंगले में नहीं रहते हैं। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जो बंगला आवंटित हुआ था उसी को मुख्यमंत्री निवास बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि 13 नंबर उनके लकी है, लिहाजा 13 सिविल लाइंस को ही उन्होंने मुख्यमंत्री निवास बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उस बंगले को अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने बना लिया था, इसलिए नहीं छोड़ा। वजह जो भी हो, मुख्यमंत्री निवास राजस्थान का तब से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन इस देश में हर निगाह तो टिकती है चुनाव पर, और शायद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में कोई जनसभा उन्होंने की नहीं है, तो इंतजार हो रहा है 30 तारीख का। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सुच्चा सिंह पर पैसा लेकर टिकट बांटने के आरोप से आम आदमी पार्टी की 2 साल के भीतर बनी छवि को झटका तो लग ही गया, इनकार इससे किया नहीं जा सकता। और गुजरात में आनंदीबेन के दौर में प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल की छवि दरक गई, इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। पार्टी वालों ने स्टिंग कराया है तो पार्टी वाले उसको ओपन करें। अगर मैंने किसी के काम के बदले में किसी को पैसा लिया है तो सीबीआई इंक्वायरी करे, मेरे को सजा दे। मेरा जीवन तो भैया खुली किताब है। तो अब केजरीवाल के लिए नया इम्तिहान सुच्चा के लगाए दाग को मिटाने का है, आम आदमी पार्टी की छवि को बचाने का है। तो दूसरी तरफ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती अपने कद को बरकरार रखने की है, पटेल आंदोलन से लगे दाग से अपनी छवि को बचाने की है। पंजाब में सुच्चा सिंह को बर्खास्त करने से लेकर बड़े नेताओं को पंजाब में जमाने की रणनीति पर विचार अब आम आदमी पार्टी जरूर कर रही है। शुरुआती दौर में संयोजक पद से हटा तो दिया गया, लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि अगली रैली में खुद केजरीवाल वहां जाकर क्या कहेंगे। लेकिन एक दूसरी स्थिति प्रधानमंत्री मोदी की है। 30 तारीख को सौराष्ट्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वह भी रैली करने जा रहे हैं, यानी लोग होंगे, जनसभा होगी और संबोधित करेंगे। तो इंतजार कीजिए, 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। गोपी मनियार की वहां से रिपोर्ट आई थी। लेकिन